Hello everyone, welcome to this next lecture of our history optional series जिसमें हम एंशंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक देखा है। आज जो है हम नियोलिथिक एज को या नियोलिथिक पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। नियोलिथिक पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो मीसोलिथिक के बाद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है विच इज़ नियोलिथिक पीरियड। अगर पैलियोलिथिक को सर्वाइवल का एज कहा जाए तो मीसोलिथिक को ट्रांजिशन का एज कहा जाएगा और नियोलिथिक को प्रोडक्शन का एज कहा जाएगा। इट वाज द एज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहीं से इंसान ने सिर्फ नेचर पर डिपेंड रहना बंद किया और नेचर को मैनेज और कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसीलिए बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिविलाइजेशन की एक्चुअल फाउंडेशन जो है वो नियोलिथिक एज में ही रखी गई थी। नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? वर्ड नियो का मतलब होता है न्यू एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो देयरफॉर न्यू स्टोन एज ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस पीरियड में नए टाइप के पॉलिश्ड स्टोन टूल्स डेवलप हुए। लेकिन सिर्फ नए टूल्स ही इस एज की पहचान नहीं थे। इस एज की असली आइडेंटिटी था फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, इस कीवर्ड को हमेशा याद रखना, आपके मेंस के आंसर में आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो एक लाइन में मैं बोलूँगी, नियोलिथिक एज वाज द पीरियड व्हेन ह्यूमन सोसाइटीज ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग इकोनॉमी टू अ फूड प्रोसेसिंग इकोनॉमी थ्रू एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ओके ओके। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई वाज दिस चेंज रेवोल्यूशनरी? इसको रेवोल्यूशनरी चेंज हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बार बार कि ये रेवोल्यूशनरी चेंज था? ठीक है, देखते हैं क्या चेंज आया। ओके, तो मीसोलिथिक में हमने नेचर डिसाइडिंग फैक्टर देखा कि नेचर जो है वो एवरीथिंग सब कुछ डिसाइड करे। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट में फ्रूट मिला तो खा लिया, एनिमल मिला तो हंट कर लिया, नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ा, है ना? मतलब नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन, ऐसा पैलियोलिथिक में भी देखने को मिलता है। नियोलिथिक में सिचुएशन रिवर्स हो गई। ह्यूमन स्टार्टेड सोइंग क्रॉप्स, ह्यूमन स्टार्टेड स्टोरिंग ग्रेन्स, ब्रीडिंग एनिमल्स, सिलेक्टिंग फर्टाइल लैंड। अब ह्यूमन स्टार्टेड कंट्रोलिंग नेचर। यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और ऑप्शनल के लिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमैनिटीज फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कंट्रोल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वाज देयर इन द नियोलिथिक पीरियड और द नियोलिथिक एज। ठीक है, क्रोनोलॉजी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें अगर हम, तो वर्ल्ड की अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज जनरली अराउंड 8000 BC से देखने को मिलते हैं, उसके आसपास। लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने दिखाया है कि कुछ जगहों पर एग्रीकल्चर और भी पहले शुरू हो गया था। इसलिए यूपीएससी में एग्जैक्ट डेट रटने की जगह अप्रॉक्सीमेट क्रोनोलॉजी याद रखनी चाहिए, आई थिंक। और फिर अर्लीस्ट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर कौन से देखने को हमको मिलते हैं? तो एग्रीकल्चर एक ही जगह इन्वेंट नहीं हुई थी, डिफरेंट रीजन में इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। ठीक है, जैसे फर्टाइल क्रेसेंट, ये जो वेस्ट एशिया वाला एरिया होता है दैट इज़ फर्टाइल क्रेसेंट। ये सबसे फेमस रीजन है। यहाँ पे वीट, बार्ले, शीप, गोट ये सब डोमेस्टिकेट हुए। इसीलिए इस रीजन को एग्रीकल्चर का क्रेडल भी कहा जाता है। एग्रीकल्चरल क्रेडल भी इसको कहा जाता है, फर्टाइल क्रेसेंट विच इज़ वेस्ट एशिया वाला रीजन। फिर आता है इजिप्शियन नाइल वैली वाला रीजन। ये रीजन, रिवर नाइल एनुअल फ्लड्स जो है वहाँ पे फर्टाइल सॉइल लाती है। जो एनुअल फ्लड्स बाय रिवर नाइल, उसकी वजह से फर्टाइल सॉइल वहाँ पे होती है, इसी वजह से फार्मिंग डेवलप हुई। मेसोपोटामिया में देखें तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच में ये जो एरिया है मेसोपोटामिया वाला, और ये लेटर वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बना। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ एशिया ने भी इंडिपेंडेंटली एग्रीकल्चर डेवलप की। अर्लीस्ट एविडेंस हमको मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। देन वी हैव साउथ चाइना, थाईलैंड, ये वाला एरिया। साउथ चाइना में राइस कल्टीवेशन का इंपॉर्टेंट सेंटर बना साउथ चाइना। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन बना। ठीक है, एग्रीकल्चर लेटर डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन एरियाज लाइक पेरू, इन एरियाज ऑफ सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, इन सब जगह पे। ठीक है, ओके, ये बताता है कि दुनिया के लोग एक दूसरे की कॉपी नहीं कर रहे थे, सबने अपने इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मिंग सीखी। और टाइम स्केल भी थोड़ा अलग अलग हमको थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ओरिजिन। पुराने हिस्टोरियन सोचते थे कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक जगह इन्वेंट हुई, बाद में दुनिया भर में स्प्रेड हो गई। मॉडर्न जो आर्कियोलॉजी है उसका आइडिया ये है कि एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंटली मल्टीपल रीजन में डेवलप हुआ।
ठीक है? तो इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर ओरिजिन, ये आपके लिए यूपीएससी का कीवर्ड हो सकता है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन थ्योरी और इंडिपेंडेंट इन्वेंशन के डिबेट से रिलेटेड है। को पहले हिस्टोरियन कहते थे कि एक जगह इन्वेंट हुआ, बाकी जगह फैल गया। अब बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटर थे एग्रीकल्चरल ओरिजिन के। अब इंडिया में क्रोनोलॉजी समझते हैं इसकी। इंडिया में नियोलिथिक एक ही डेट से स्टार्ट नहीं होता है। रीज़न ये है कि इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो बहुत डाइवर्स है। नॉर्थ वेस्ट क्लाइमेट जो है वो साउथ में अलग देखने को मिलता है, नॉर्थ में अलग देखने को मिलता है, डिफरेंट रेनफॉल पैटर्न देखने को मिलते हैं, है ना? नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो हर जगह का डेवलपमेंट जो है वो अलग तरीके से हुआ। इसीलिए इंडिया में नियोलिथिक जो है वो रीजनल फिनोमेना है हमारे यहाँ पे। ठीक है? तो ये आपके लिए अगेन मेंस के लिए कीवर्ड हो गया रीजनल फिनोमेना। मेजर डेट्स, मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में जो है 7000 बीसीई पहले के एविडेंस हमको मिले हैं, ठीक है? फिर कश्मीर की बात करें तो 3000 बीसीई पहले एविडेंस मिले हैं। विंध्यान रेंज में भी हमको 3000 बीसीई पहले जो है एविडेंसेस मिले हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो 2900 करीब और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 2500 करीब, ठीक है? पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये जो डेट्स हैं ये मोस्टली यूनिफ़ॉर्म होती है, लेकिन प्री हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती। डिफरेंट इकोलॉजी होती है, डिफरेंट क्लाइमेट होता है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट कल्चरल रेवोल्यूशन होता है। एग्जाम में भी ये जो एनालिटिक पॉइंट है, अगर इफ़ यू विल मेंशन तो यू विल बी ऑन एन एडवांटेज पॉइंट। ओके, वाई इज़ द नियोलिथिक पीरियड इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है नियोलिथिक पीरियड हमारे लिए? ठीक है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर का पीरियड नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर फील्ड को चेंज करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन बिकेम प्रोड्यूसर्स इंस्टेड ऑफ ओनली कंज्यूमर। इस एक चेंज ने ट्रांसफॉर्म किया इकोनॉमी को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, सिविलाइजेशन ओवरऑल। ठीक है, तो इट वाज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाँ, ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड गैदरिंग एंड फूड प्रोडक्शन? ये तो आई थिंक आप लोग समझते ही होंगे। पहले जो है वो गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, अब जो है वो प्रोड्यूस करने लगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है कि वाइल्ड एनिमल पकड़ लेना डोमेस्टिकेशन नहीं होता, कि वाइल्ड एनिमल आपने पकड़ लिया वो डोमेस्टिकेशन हो गया। डोमेस्टिकेशन तब होती है जब ह्यूमंस फीड एनिमल्स रेगुलरली, ब्रीड देम, कंट्रोल देयर रिप्रोडक्शन, परमानेंटली कीप देम, दैट्स व्हाट कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। एग्जाम्पल जैसे शीप, गोट, काउ, डॉग वगैरह हैं, ये सब ग्रेजुअली डोमेस्टिक बने, ठीक है। डोमेस्टिकेशन बायोलॉजिकल भी है और कल्चरल भी। एनिमल्स की बॉडी भी चेंज होती है, ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज होता है। इसीलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि डोमेस्टिकेशन इज अ को एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, वो आपकी बायोलॉजी में भी चेंज लेके आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर? उनको कैसे पता चलता है, क्या प्रॉब्लम होती है, सब देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? न्योलिथिक लोग राइटिंग नहीं जानते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कैसे पता लगाते हैं, कैसे क्लूज कलेक्ट करते थे? तो फर्स्ट इज द शार्ड सीड्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है कुकिंग के टाइम पे एक्सीडेंटली सीड्स जल जाएं या जल गई, बर्न होने के बाद में कार्बन लेयर बन गई उन पे, और कार्बन ने उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक प्रिजर्व रखा। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं इससे कि ये वीट है या फिर ये बार्ले है, ये राइस है, और इसी से पता चलता है कि क्या उगाया गया, क्या खाया गया, फार्मिंग होती थी या नहीं, है ना? तो ये सीड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सीड्स इम्प्रेशन ऑन पॉटरी। कभी वेट क्ले जो होती है उस पर ग्रेन्स गिर जाते थे, ड्राई होने के बाद में उनका इंप्रेशन रह जाता था। कई बार आप देखते हैं रोड पे आप चल रहे हैं, वहाँ पे जो सीमेंट है वो लगाई हुई है, आपने पैर रख दिया, कई कई लोगों का मैंने तो देखा है पैर छपा हुआ होता है, ठीक है। ड्राई होने के बाद में इंप्रेशन बना रहता है। साइंटिस्ट जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सी क्रॉप यूज़ हुई थी, इससे स्टोरेज प्रैक्टिस भी पता चलती है, ठीक है। फिर पॉलन एनालिसिस भी करते हैं साइंटिस्ट, प्लांट्स के पॉलन रिलीज़ करते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सॉइल में प्रिजर्व हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट फॉसिल पॉलन स्टडी करते हैं, इस स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी, ठीक है। इससे पता चलता है कि एंशिएंट वेजिटेशन कैसा था, क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न, लैंड यूज़, है ना, ये सब हमको देखने को मिलता है। देन सॉइल एनालिसिस भी करते हैं। साइंटिस्ट सॉइल में देखते हैं कि ऑर्गेनिक रेसिड्यू था कि नहीं, प्लांट रिमेन्स थे कि नहीं, इंसेक्ट फॉसिल हैं कि नहीं, जो सॉइल केमिस्ट्री है वो कैसी है, और ये बताता है कि यहाँ फार्मिंग हुई थी या ग्रेजिंग लैंड था या सेटलमेंट था, ठीक है। फिर एनिमल बोन तो एनीवे है ही,
एनिमल बोन तो है ही। एनिमल बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो एविडेंस देते हैं साइंटिस्ट। एज, सेक्स रेशियो, टीथ्स, हॉर्न्स, बोन्स, बोन साइज, एवरीथिंग दे कैन एनालाइज। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स में जनरली हॉर्न्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, टीथ्स छोटे होते हैं, बॉडी साइज रिड्यूस्ड होता है ना। इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज। इसको मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहते हैं, और ये आपके लिए मेंस का दूसरा कीवर्ड हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ओके, ठीक है, ये भी आपके लिए मेंस का कीवर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशी। सपोज गोट नेचुरली हिमालयाज में मिलती हैं, लेकिन उसकी बोन राजस्थान में मिलती है ना। उसकी बोन अगर राजस्थान में मिल गई, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन उसको ट्रांसपोर्ट करके ले गए थे। इनडायरेक्ट एविडेंस है डोमेस्टिकेशन का। फिर जो रॉक पेंटिंग्स वगैरह हैं उनमें भी हमको देखने को मिलता है। रॉक आर्ट में कभी दिखता है हार्वेस्टिंग, ग्राइंडिंग, हर्डिंग, कुकिंग, ये सब देखने को मिलता है। ये क्लूज देते हैं, लेकिन पेंटिंग अलोन जो है वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, नहीं होती। क्योंकि पेंटिंग से ये प्रूव नहीं होता कि क्रॉप कल्टीवेट हुई या वाइल्ड ली हमने कलेक्ट किया उसको। ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये हमने पिछले उसमें भी देखे थे। हम वापस एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नुकसान नहीं है एक बार वापस पढ़ लेंगे तो। ठीक है। तो आर्कियोलॉजी जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है। बहुत एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जैसे पोटैटो, याम, ये सब, ये रूट क्रॉप होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है कि किसी कम्युनिटी ने इन्हें कल्टीवेट किया हो, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कभी एविडेंस नहीं मिला। ठीक है। लेकिन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ज़रूरी नहीं है आपने नहीं देखा, आपको नहीं मिला तो वो होता नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड व्हेन वी वर कन्वर्सिंग बहुत कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं, 2-3 साल पहले, तो शी सेड कि इट इज़ वेरी ईगोइस्टिक ऑफ ह्यूमन रेस टू थिंक कि हमने जो नहीं देखा, हमने जो एक्सपीरियंस नहीं किया, वो होता ही नहीं हो, है ना। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किए, हम नहीं जानते, बट दे स्टिल एग्जिस्ट। तो इट इज़ वेरी ईगोइस्टिक ऑफ ह्यूमन रेस टू थिंक कि जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो हम नहीं जानते, जो चीज़ हमने नहीं देखी, वो होती ही नहीं है। वी जस्ट ओनली नो फ्रैक्शंस ऑफ डिटेल्स। बहुत कम नॉलेज है हमारे पास में, है ना। तो दैट स्टेड विद माई माइंड, और उसी से ये जो है ये मिलता जुलता है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सिर्फ इसलिए कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसी वजह से प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को हम हमेशा प्रोबेबिलिटी और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ। ठीक है। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पार्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम ने देखा कि नियोलिथिक एज की सबसे बड़ी पहचान जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर ही नियोलिथिक को डिफाइन नहीं करता। एग्रीकल्चर के साथ साथ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन में भी बड़े चेंजेस आए। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट नियोलिथिक को आइडेंटिफाई करते वक्त कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। ये क्या होते हैं देखते हैं अपन। ठीक है। सबसे पहले याद रखो, हर नियोलिथिक सोसाइटी एग्जैक्टली सेम नहीं है। कश्मीर का नियोलिथिक साउथ इंडिया से अलग है। मेहरगढ़ का जो नियोलिथिक है वो नॉर्थ ईस्ट से अलग है। लेकिन कुछ ब्रॉड फीचर्स हैं जो लगभग सब जगह देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फूड प्रोडक्शन। ये नियोलिथिक एज का सबसे इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग फीचर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक एज, इट्स द फूड प्रोडक्शन। ठीक है। अर्लियर सिचुएशन में मीजोलिथिक के टाइम पे मान लेते हैं, कम्युनिटीज जो है वो हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, इन सब पे डिपेंड करती थी। फूड जो है वो डायरेक्टली नेचर से मिलता था, इसीलिए फूड सप्लाई अनसर्टेन थी। आज एनिमल मिला, कल नहीं मिला, वो सब हमने देखा। नियोलिथिक में जो है एग्रीकल्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया। ऑल्दो मीजोलिथिक के एंड से ही शुरू हो गया था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन वेल डेवलप्ड ये नियोलिथिक एज में हुआ। उसके साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को भी रेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया। वाई वॉज दिस रेवोल्यूशनरी? ये रेवोल्यूशनरी क्यों था? पहली बार ह्यूमन जो है वो फ्यूचर प्लानिंग करने लगे। फार्मर को पता है आज सीड बोएंगे, कुछ महीनों बाद जो है वो क्रॉप मिलेगी। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग का जो है वो बिगनिंग हमको देखने को मिलता है। और एग्रीकल्चर ने ह्यूमन सोसाइटी में प्लानिंग, पेशेंस, सीजनल कैलेंडर और रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये सब करने ये सब चीज़ें डेवलप की। ठीक है। ये सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप क्रॉप उगा रहे हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा, है ना। आप में पेशेंस होना चाहिए कि उसको उगने में टाइम लग जाएगा, है ना। आप में वो भी पेशेंस होना चाहिए।
ठीक है? आप सीज़नल कैलेंडर बनाएँगे कि आपको कब जो है वो क्रॉप उगानी है। आप रिसोर्सेज़ को मैनेज करेंगे, है ना? ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? फूड प्रोडक्शन का। फूड फूड प्रोडक्शन ने इकोनॉमी को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। फूड फूड गैदरिंग इकोनॉमी से चेंज होके हम फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बने, है ना? फूड सरप्लस में आया तो हमने ट्रेड बढ़ाई, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और उससे हमने सिविलाइज़ेशन बनाई। इसीलिए जो है वी गॉर्डन चाइल्ड उन्होंने एग्रीकल्चर को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक चेंज बताया। ठीक है? उसके बाद में हम आते हैं परमानेंट सेटलमेंट पे, सेडेंटरी लाइफ जीने लगे। एग्रीकल्चर का डायरेक्ट रिजल्ट था परमानेंट विलेजेस। व्हाई? क्योंकि हंटर गैदरर्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते थे और फूड सोर्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता था। जहाँ फूड खत्म वहाँ से माइग्रेशन शुरू। एग्रीकल्चर में सिचुएशन डिफरेंट है। फार्मर को अपने फील्ड के पास रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि क्रॉप को प्रोटेक्शन चाहिए, वीडिंग करनी पड़ती थी, हार्वेस्ट करना होता था, एनिमल्स को भी मैनेज करना होता था। इसलिए लोग एक जगह परमानेंटली सेटल होने लगे। ठीक है? सेडेंटरी लाइफ फॉलो करने लगे। सेडेंटिज्म मतलब लिविंग परमानेंटली इन वन प्लेस एट वन प्लेस। ठीक है? ओके। इम्पॉर्टेंस क्या है सेडेंटिज्म की? सेडेंटरी लाइफस्टाइल के चलते स्टेबल हाउसेस बनते हैं, टेम्पररी शेल्टर्स की जगह हाउसेस बनने लगे, विलेजेस बनने लगे, पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने लगी, प्रॉपर्टी यानी कि लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने। कम्युनिटी जो है उसने रूल्स बनाए, वो जो रूल्स हैं वो डेवलप हुए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है? तो ये सब सेडेंटरिज्म की वजह से ही हुआ। ओके। अब एग्रीकल्चर और सेडेंटिज्म का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हिस्टोरियंस के बीच ये डिबेट रहती है कि एग्रीकल्चर पहले आई या परमानेंट सेटलमेंट पहले आया। कुछ रीजन में फार्मिंग पहले आई और कुछ रीजन में जो सेटलमेंट है वो पहले डेवलप हुई। है ना? दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। मानने कंक्लूजन ये है इस बात का। ठीक है? फिर पॉलिश्ड स्टोन टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये नियोलिथिक की सबसे फेमस टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट में से एक है। इसी वजह से न्यू स्टोन एज इसको कहा जाता है। ठीक है? पहले जो टूल थे हमने देखे, पैलियोलिथिक में थोड़े बड़े होते थे, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स हमको देखने को मिलते हैं और नियोलिथिक में नए और ज़्यादा पॉलिश्ड रिफाइंड टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ओके, नई टेक्नीक हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके। नेक्स्ट है व्हाई वर पॉलिश्ड टूल नेसेसरी? ये ज़रूरी क्यों थे पॉलिश्ड टूल? क्या बनाने की इनको ज़रूरत पड़ी? है ना? तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेवी वर्क करना पड़ता था, फॉरेस्ट क्लियर करना या ट्रीज़ को कट करना या वुड प्रोसेस करना, फील्ड को प्रिपेयर करना। तो अर्लियर जो चिप्ड टूल्स थे वो इनएफिशिएंट थे, इसलिए पॉलिश्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इम्पॉर्टेंट जो है नियोलिथिक टूल्स के बारे में देखेंगे। सेल्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट एक टूल है। पॉलिश्ड स्टोन एक्स होता टाइप का होता था। फॉरेस्ट क्लियरिंग वगैरह के लिए यूज़ होता था, है ना? वुड वर्किंग के लिए यूज़ होता था। फिर चिज़ल भी आता है हमारे पास में, कार्विंग और वुड कटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है? ग्राइंडिंग स्टोन्स, एग्रीकल्चर के बाद ग्रेन प्रोसेस करना ज़रूरी था, तो ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज़ हुए। व्हीट ग्राइंड करने के लिए, बार्ले ग्राइंड करने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए ना, वो सब। मॉर्टर और पेस्टल्स वगैरह फूड प्रोसेसिंग के लिए, सीड्स को क्रश करने के लिए यूज़ हुए। स्टोन ब्लेड्स भी आए, डेली लाइफ में यूज़ होते थे, है ना? माइक्रोलिथ्स जो है नियोलिथिक में पॉलिश्ड टूल आए, लेकिन माइक्रोलिथ्स भी जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए, दोनों साथ-साथ जो है एग्ज़िस्ट करते थे। ओके? पॉटरी देखने को मिली। पॉटरी वाज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक एज। एग्रीकल्चर के बाद एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि फूड सरप्लस को स्टोर कैसे करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पॉटरी जो है वो बनी उस टाइम पे। अब व्हाई डिड पॉटरी बिकेम इम्पॉर्टेंट? यही कि स्टोरेज वाला जो है फैक्टर था हमारे पास में, ग्रेन को स्टोर करना था, बॉइलिंग या कुकिंग करने के लिए आसान था, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को कैरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट था। फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो पानी, है ना, ले जाने को या कहीं, एनीवेज़। और फूड प्रिज़र्वेशन में भी फूड को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए हमको पॉटरी की ज़रूरत पड़ी। तो ये सब जो है ज़रूरतें पॉटरी की थी। ठीक है? अर्ली पॉटरी जो इनिशियली है उसको हैंडमेड बनाया जाता था, हाथ से बनाया जाता था, लेकिन बाद में जो है वो व्हील आया और व्हील मेड पॉटरी बनने लगी। पहले जो हैंडमेड थी वो काफ़ी अनइवन थी और लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, लेकिन बाद में जैसे व्हील आया तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और ज़्यादा पहले से अच्छी बनने लगी, रिफाइंड बनने लगी। ठीक है? ओके।
व्हील का इन्वेंशन हमने देखा कि व्हील जो है वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नियोलिथिक पीरियड जो है उसमें इन्वेंट हुआ और उसी में स्प्रेड हुआ। ठीक है, वाई इज़ व्हील इम्पॉर्टेंट? मल्टीपल एप्लीकेशन है। पहला तो हमने देख ही लिया पॉटरी वाला कि पॉटरी को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट, है ना? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जो है लॉन्ग डिस्टेंस में कैरी करने में आसान रहता था। एग्रीकल्चर में भी जो है वो व्हील ने सपोर्ट किया। ठीक है? अब मॉडर्न आर्कियोलॉजी में ये डिबेट है कि एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ व्हील क्या है? तो ये हर जगह यहाँ पे भी सेम नहीं है। ठीक है? यहाँ पे भी सेम नहीं है, बट ये ज़रूर है, हाँ, हर जगह पे सेम नहीं है और हमें ये लिखने से बचना चाहिए कि व्हील वाज़ इन्वेंटेड एवरीवेयर इन नियोलिथिक। ठीक है? ज़्यादा ऐसे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखने से हमको बचना चाहिए। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं कि नियोलिथिक पीरियड में ऑक्यूपेशन किस तरीके का होता था। डाइवर्सिफ़ाइड जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफ़ाइड हो गई। एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बना। क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते थे, एनिमल हस्बेंड्री होती थी, पॉटरी मेकिंग होती थी, टूल मेकिंग होती थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होती थी क्योंकि अब जब एक जगह बैठने लग गए तो परमानेंट होम्स वगैरह भी चाहिए। ठीक है? ट्रेड जो है वो लिमिटेड ट्रेड पर हाँ, समवॉट थोड़ा बहुत होने लगा, व्हील वगैरह भी डेवलप हो गया था। है ना? ट्रेड का एविडेंस क्या है ये हम देखते हैं कि व्हाट वर द एविडेंस ऑफ ट्रेड्स। आर्कियोलॉजिस्ट को कई साइट्स पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जो लोकली अवेलेबल नहीं थे। एग्जाम्पल जैसे शेल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, रेयर मिनरल्स, लापिस lazuli। इससे पता चलता है कि कम्युनिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ठीक है? वाई डिड ट्रेड इमर्ज? हर जगह सब कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, है ना? एक जगह ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, दूसरी जगह पॉटरी प्रोड्यूस होती है, तीसरी जगह टूल्स प्रोड्यूस होते हैं और एक्सचेंज जो है वो नेचुरली डेवलप होता है। ठीक है? तो इस वजह से ट्रेड जो है वो हुआ। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ? तो फूड गैदरिंग से सीज़नल कैंप्स बने, है ना? से जब फूड गैदरिंग हुआ तो सीज़नल कैंप्स बने। फिर अर्ली डोमेस्टिकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुई, तो फूड सरप्लस हुआ, परमानेंट विलेज बनने लगे, तो ट्रेड हुआ, सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी और सिविलाइज़ेशन बनी। दिस इज़ द चेन रिएक्शन। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम पढ़ रहे हैं नियोलिथिक सोसाइटी के बारे में। तो रिकॉल कीजिए कि हमने पेलियोलिथिक सोसाइटी में क्या पढ़ा था और मेसोलिथिक सोसाइटी में क्या पढ़ा था। मेसोलिथिक एज में सोसाइटी किस तरीके की थी, पेलियोलिथिक सोसाइटी किस तरीके की थी। ठीक है? नाउ यू विल रिकॉल दिस। आई विल स्टार्ट विद नियोलिथिक सोसाइटी। अब तक हमने पढ़ा कि नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट और पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जो हैं वो डेवलप हुए। लेकिन यूपीएससी के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी समझना इनफ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर ने सोसाइटी को कैसे बदला, है ना? यही नियोलिथिक सोसाइटी का कोर कॉन्सेप्ट है। नियोलिथिक सोसाइटी, नियोलिथिक एज में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं था, एक्चुअली चेंज हुआ था ह्यूमन रिलेशनशिप में। पहले इंसान का रिलेशन सिर्फ नेचर से था, अब उसकी फैमिली, विलेजेस, लैंड, एनिमल्स, कम्युनिटी, इन सब से भी रिलेशन बनना शुरू हुआ और ये सब रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने लगे। ठीक है? द नियोलिथिक रेवोल्यूशन वॉज एज मच अ सोशल रेवोल्यूशन एज एन इकोनॉमिक वन। ओके, ठीक है। अगर कंपेयर करें हम मीज़ोलिथिक से, तो मीज़ोलिथिक में स्मॉल मोबाइल ग्रुप देखने को मिलते हैं। नियोलिथिक में परमानेंट विलेजेस होने लगे। मीज़ोलिथिक में जो हंटिंग और गैदरिंग हमको देखने को मिलती है, करेक्ट? यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिल रही है। मीज़ोलिथिक में जैसे खाना मिला वैसे खा लिया, यहाँ पे फूड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो नेचर डिपेंडेंट थे मीज़ो वाले, नियो वाले नेचर मैनेज्ड हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है? फिर फूड सरप्लस की बात करते हैं। ठीक है? फूड सरप्लस क्या होता है कि जो सपोज़ एक फैमिली को साल भर जीने के लिए 100 ग्राम जो है ग्रेन चाहिए, लेकिन फार्मिंग से उन्होंने कम से कम 150 ग्राम जो है वो इकट्ठा कर लिया। अब जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा बच गया है, इसको कहते हैं फूड सरप्लस, है ना? जो आपका प्रोडक्शन है वो कंज़म्पशन से ज़्यादा हो जाए और जितना ज़्यादा है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ठीक है? हंटर गैदरर्स के पास सरप्लस नहीं होता था। आज हंट किया, कल खा लिया, क्योंकि वो पेरिशेबल भी होता था, खराब हो जाता था खाना। ठीक है? कल फिर से हंट करना पड़ेगा, इसलिए स्टोरेज का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड था। फार्मर्स के पास में जो है वो ये कर सकते थे, है ना? वो स्टोर कर सकते थे चीज़ें, वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते थे, है ना? अब ये जो फूड सरप्लस है ये रेवोल्यूशनरी भी था,
है ना? रेवोल्यूशनरी क्यों था? क्योंकि इट इवेंचुअली गिव राइज़ टू सिविलाइज़ेशंस, है ना? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। फूड सरप्लस हमने देख लिया। नाउ वी विल अम, ओके। वाज़ फूड जस्ट फॉर ईटिंग? सिर्फ़ खाने के लिए ही था क्या खाना? वाज़ इट जस्ट फॉर ईटिंग, सिर्फ़ खाना? नहीं, है ना? फूड एक सोशल रिसोर्स जो है उसकी तरह भी काम करता है और उसकी तरह काम किया भी। मतलब फूड जो है वो रिलेशनशिप बनाता है। एक फैमिली दूसरी फैमिली को ग्रेन देती है, तो फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती है। कभी आपने भी देखा होगा कि आपके पड़ोस वाली आंटी उन्होंने कुछ अच्छा बनाया तो आपके घर पे दे के गई। आपने जब कुछ अच्छा बनाया तो उनको दे के गए। कभी आपने घर पे उनको खाने पे बुलाया, कभी आप उनके घर पे खाने पे गए, है ना? तो जो फूड है वो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ये भी डेवलप करता है। विलेज फीस्ट ऑर्गेनाइज़ होते थे उस टाइम पे, तो जो कम्युनिटी है उनकी यूनिटी बढ़ती थी। चीफ हार्वेस्ट जब करता था तो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी धीरे-धीरे डेवलप हुई, है ना? ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो फूड क्रिएट्स रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, कल तुम मेरी हेल्प करो। जैसे सामने वाले घर से टिफ़िन में खाना आया है, तो कल मैं उस टिफ़िन में कुछ डाल के और सामने वाले को दे दूँ, ठीक है? इस प्रिंसिपल पर जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं, वो चलती हैं और आजकल भी ख़ैर ये देखने को मिलता है कई बार हमको। कम्युनिटी फीस्ट की बात करते हैं। बूडीहल कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है कि यहाँ लार्ज स्केल कम्युनल फीस्ट जो है वो हुआ करता था। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कलेक्टिव सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, कोऑपरेशन, सोशल इंटीग्रेशन, है ना? ये सब देखने को मिलता है। एग्रीकल्चरल सरप्लस का ये जो है वो सिंबल है, क्योंकि एक्स्ट्रा फूड अगर नहीं होता तो फीस्ट पॉसिबल ही नहीं होता, है ना? ठीक है? बार्टर सिस्टम इस टाइम देखने को मिलता है हमको। बार्टर सिस्टम, मनी अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो एक्सचेंज कैसे होता है ना, बार्टर सिस्टम के थ्रू, गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है? ओके, फिर आगे आते हैं। एग्जाम्पल, फार्मर के पास अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बार्टर का तो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, ये तो क्या ही एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है? अब बार्टर का लिमिटेशन ये है कि क्या पता आपको जो चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, क्या पता आप जो दे रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा अच्छे से। डिविजन ऑफ लेबर पे जाते हैं। ओके, फूड सरप्लस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, डिविजन ऑफ लेबर। अर्लियर सिचुएशन में हंटर गैदरर्स सोसाइटी में ऑलमोस्ट सब लोग सेम काम करते थे, हंटिंग और गैदरिंग। स्पेशलाइजेशन बहुत कम थी। लेकिन न्यूलिथिक सिचुएशन में फूड सरप्लस की जगह की वजह से सबको फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं रही। कुछ लोग स्पेशलाइज करने लगे। फार्मर्स एग्रीकल्चर करने लगे, शेपर्ड जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री, पॉटर्स पॉटरी बना रहे हैं, टूल मेकर जो है स्टोन इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डेवलप होने लगी। जेंडर बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर भी इस टाइम हमको देखने को मिलता है। Men generally involved in forest clearing, hunting, herding, house construction, and women were involved in seed collection, sowing, food processing, child care, domestic work. अब ये भी हमने पिछली बारी देखा था कि कुछ हिस्टोरियन है वो आर्ग्यू करते हैं कि women may have discovered agriculture. रीज़न ये है कि वुमेन पहले ही एडिबल प्लांट्स और सीड्स कलेक्ट करती थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि बीज गिरने के बाद नए प्लांट्स ग्रो होते हैं और ग्रेजुअली जो है वो कल्टीवेशन डेवलप हुआ। ठीक है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन है, जस्ट एन व्यू पॉइंट। ठीक है? तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि वुमेन जो है दे माइट हैव इन्वेंटेड एग्रीकल्चर और दे माइट हैव डिस्कवर्ड हाउ इट वर्क्स। ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट विलेज हमने देख ही लिया था कि परमानेंट विलेज कैसे बने, किस तरीके से बने, है ना? ये हमने देख लिया था। वाई विलेज डेवलप्ड, और विलेज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी बन गए। यहीं से सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ जो है वो डेवलप हुई। डिफरेंट डिफरेंट के टाइप के हाउसेज हमको देखने को मिलते थे। मड हाउस, मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना? वैटल एंड डॉब हाउसेज देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, है ना? डिफरेंट शेप है, सर्कुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर टाइप के जो शेप के घर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सोशल इंटरप्रिटेशन क्या है घर का? सोशल इंटरप्रिटेशन, आर्कियोलॉजिस्ट हाउस साइज भी एनालाइज करते हैं। सब हाउस सेम साइज के क्यों नहीं हैं? लार्ज हाउस जो है शायद वो चीफ को बिलोंग करते हैं, स्मॉल हाउस जो है वो शायद ऑर्डिनरी फैमिलीज के हैं। ठीक है? अब ये भी एग्जैक्टली कंक्लूसिव कोई प्रूफ नहीं है, इंटरप्रिटेशन ही है। ठीक है? प्रॉबेबली, पॉसिबली, सजेस्ट, ये सब वर्ड यूज करना आपके आंसर में थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, राइज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? परमानेंट सेटलमेंट के बाद नए प्रॉब्लम्स आए कि लैंड किसकी है,
वाटर का यूज़ कैसे होगा, डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कौन करेगा, हार्वेस्ट ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ये क्वेश्चन का आंसर मिला लीडरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है चीफडम। सबसे अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किंगडम से भी पहले। चीफडम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ लीडरशिप एक चीफ के पास होती है, किंग नहीं, चीफ। चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्प्यूट सॉल्व करना, रिसोर्सेज मैनेज करना, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना और कम्युनिटी को लीड करना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका ये है कि चीफडम का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, इनडायरेक्ट क्लूज मिलते हैं, जैसे लार्ज हाउसेस, ग्रेनरीज, कम्युनिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर सरप्लस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ग्रेनरी भी देखने को मिलती है हमको, है ना। मेहरगढ़ में हमको एविडेंस मिला है ग्रेनरी का। ग्रेनरी इंडिकेट करती है कि फूड सरप्लस हुआ करता था, रिसोर्स मैनेज किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कोई, और सोशली लोग लोग जो है वो कॉपरेट करें, तभी इतने सारे ग्रेन जो है उनको स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये एक इमर्जिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हमको स्टार्टिंग फेज देखने को मिल जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। अब मीज़ोलिथिक सोसाइटी है वो कंपैरेटिवली इगैलिटेरियन थी, लेकिन नियोलिथिक में जो है डिफरेंसेस थोड़े थोड़े अपीयर हुए। सोसाइटी डिफरेंट स्टेटस ग्रुप में डिवाइड होने लगी। लार्ज हाउस, लग्जरी गुड्स, रिच ग्रेव गुड्स, ग्रेनरीज, है ना, ये सब देखने को मिला हमें। बरियल्स में जो है फ़र्क देखने को मिला। ये इनइक्वालिटी भी है, मतलब थोड़ी लिमिटेड थी, मतलब इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं था। रिजिड क्लास सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था, वो बाद में ब्रॉन्ज एज और उसके भी बाद डेवलप हुआ। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे, सेडेंट्री लाइफ बनी इनकी, है ना, ये सब हमने देखा, सेडेंट्री लाइफ बनी। एग्रीकल्चर और सेडेंटिज्म के बीच में हमने जो रिलेशन है वो देख लिया क्या है। पॉपुलेशन ग्रो करने लगी क्योंकि खाना पीना अच्छे से हो रहा है, तो बेट अच्छा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बेटर चाइल्ड केयर हो पा रहा है, एल्डरली केयर अच्छा हो पा रहा है। ओके, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन एनीवे ग्रो करेगी। वॉज लाइफ रियली बेटर? इस टाइम पे क्या लाइफ वॉज रियली बेटर? तो एग्रीकल्चर अच्छी थी, लेकिन क्या लाइफ भी बेटर हुई? मिक्स्ड आंसर है। एडवांटेज ये था स्टेबल फूड, परमानेंट शेल्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब चीज़ें हुई। डिसएडवांटेज क्रॉप फेलियर हो गया, या रेन नहीं हुई, या फ्लड आ गए, तो पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हंटर गैदरर्स के पास ऑल्टरनेट सोर्स होते थे, फार्मर्स ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। ठीक है, डिजीज़ होने लगी, परमानेंट विलेज में लोग और एनिमल साथ रहने लगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ थोड़ी जो हैं वो ईजिली स्प्रेड होने लगी, है ना। वाटर बॉर्न डिजीज़ होने लगी, एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन जो जूनोटिक डिजीज़ है वो होने लगी। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी आया, है ना। हंटर गैदरर्स की जो डाइट है वो हाई प्रोटीन की थी। जो है उसमें फ़िश, मीट, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें आती थी, डाइवर्स न्यूट्रिशन होता था। लेकिन अर्ली फार्मर्स जो हैं वो मोस्टली व्हीट, बार्ले, राइस, यही सब खाते थे, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती थी, डेंटल प्रॉब्लम हो जाती थी, मैलन्यूट्रिशन हो जाता था इन सम केसेस, है ना। तो एग्रीकल्चर इंक्रीज द फूड क्वांटिटी बट नॉट नॉट ऑलवेज फूड क्वालिटी। ठीक है, तो ये जो है आप अपने मेंस में आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं कि इनकी बरियल प्रैक्टिसेस जो हैं वो किस तरीके की हुआ करती थी। ठीक है, ओके। सो प्री हिस्टोरिक लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स राइटिंग नहीं जानते थे, तो कैसे पता चला हमको कि कैसे किस तरीके का बरियल वो करते थे? तो डेड बॉडी को किस तरीके से बरी किया है उससे पता चलता है। उससे रिलीजियस बिलीफ जो है, फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल स्टेटस, रिचुअल्स, इन सब का आइडिया जो लगता है, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि नहीं करते थे, तो ये सब पता चलता है हमको। ठीक है, वाई आर बरियल्स इंपॉर्टेंट? सोचो अगर किसी बॉडी के साथ में ज्वेलरी रखी गई हैं, फूड रखा गया है, टूल्स रखे गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिविंग लोग बिलीव करते थे कि जो डेड पर्सन है, अ, को ये जो चीज़ें हैं जो वो रख रहे हैं वो फ्यूचर में चाहिए होंगी, और उनके पास ये बताता है कि वो लोग जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ऑर्डिनरी बरियल्स देखने को मिले हैं, है ना, सब कॉमन प्रैक्टिस थी। एडल्ट्स को जनरली ग्राउंड के अंदर डायरेक्टली बरी किया जाता था। ठीक है, ओके, ये देखने को मिलता है। चाइल्ड बरियल्स देखने को मिलते हैं, इंटरेस्टिंग डिफरेंस मिलता है। एडल्ट और चिल्ड्रन को सेम तरीके से बरी नहीं किया जाता था। कई नियोलिथिक साइट पर चिल्ड्रन को जो मटका होता था उसके अंदर बरी किया जाता था। इसको अर्न बुरियल कहते हैं, इसको अर्न बुरियल कहते हैं। ठीक है,
URN, अर्न बुरियल कहते हैं बच्चों के बुरियल को, ठीक है। वाई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता हमको, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि चिल्ड्रन को स्पेशल स्टेटस दिया गया, या कोई रिचुअल बिलीफ होगा उनका, या कोई फैमिली ट्रेडिशन होगा, इंटरप्रिटेशन ही है। ग्रुप बरियल्स देखने को मिलते हैं हमको, है ना। पॉसिबल रीज़न है फैमिली बरियल, कोई एपिडेमिक हो गया हो, बीमारी फैल गई, उसकी वजह से लार्ज स्केल हमको देखने को मिला कि पीपल डाइड, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया हो, कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस हो, है ना। कुछ हिस्टोरियन जो है वो पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि क्या पता ह्यूमन सैक्रिफाइस भी हुआ करता हो। रेड ऑकर बरियल्स देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ में कुछ स्केलेटन्स पर रेड ऑकर भी हमको देखने को मिलता है। रेड ऑकर क्या होता है? एक नेचुरल रेड कलर का मिनरल होता है, आयरन ऑक्साइड से बनता है, और इसको क्यों यूज़ किया जाता होगा? एग्ज़ैक्ट रीज़न तो हमको नहीं पता, लेकिन सिंबल ऑफ ब्लड है ये, लाइफ़ का सिंबल है ना? रीबर्थ का सिंबल है कि नई लाइफ़ का इंडिकेशन दिया जा रहा है, या फर्टिलिटी का सिंबल हो, या कोई रिचुअल प्यूरिफिकेशन जो है वो शायद वो लोग करते हों, ठीक है? ओके। फिर बरियल गुड्स की बात करेंगे तो पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो रखी जाती थी, क्योंकि उनको लगता होगा कि आफ्टर लाइफ हुआ करती है, तो रख देते हैं, शायद ये जो व्यक्ति है इसको काम आए बाद में। ठीक है, फिर बुरज़ा होम के बारे में देखते हैं, ह्यूमन विद डॉग बरियल। तो बुरज़ा होम जो है वो कश्मीर में पड़ता है। एक ह्यूमन स्केलेटन के साथ में जो है वो डॉग का स्केलेटन भी मिलता है। एंड व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये दुनिया के रिमार्केबल नियोलिथिक डिस्कवरीज़ में से एक है। पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि शायद इमोशनल बॉन्ड हो, डोमेस्टिकेशन की वजह से, हंटिंग कंपेनियन हो शायद, या कोई रिचुअल किया गया हो, है ना? एग्ज़ैक्ट पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप ज़रूर दिखाता है ये, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, ठीक है? फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बरियल्स क्या होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बरियल्स, प्राइमरी बरियल्स जो है वो डेड बॉडी को डायरेक्टली बरी करते थे। सेकेंडरी बरियल में पहले बॉडी को कहीं और रखा जाता था। सॉफ्ट टिश्यू जब डिकम्पोज होने लगते थे, तो उसके बाद में बोन्स कलेक्ट करके दोबारा बरी किया जाता था। इसको कहते हैं सेकेंडरी बरियल। ये क्यों किया जाता होगा? पॉसिबल रीज़न कि शायद एंसेस्टर को वर्शिप करना, या रिलीजियस कोई रिचुअल रहा हो, पता नहीं है कुछ, ठीक है? एंड व्हाट अबाउट द रिलिजन इन न्यूलिथिक पीरियड, कैसा होता था? है ना? अर्लियर हंटर गैदरर्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर अब फार्मर जो हैं उनका बिगेस्ट कंसर्न क्या है? कि रेन, हार्वेस्ट, फर्टिलिटी ये सब अच्छा हो, हेल्दी कैटल्स हों, हेल्दी चिल्ड्रन हों, है ना? क्योंकि चिल्ड्रन भी एनीवे बाद में फार्मिंग में एज़ एन एसेट काम करते थे। इसलिए रिलिजन का जो फ़ोकस है वो शिफ्ट हो गया। ये लोग जो है नेचर वर्शिप से फर्टिलिटी वर्शिप पे आ गए। फर्टिलिटी कल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है? व्हाई फर्टिलिटी? क्योंकि फार्मर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीड ग्रो होना, एनिमल रिप्रोड्यूस होना, वुमेन हेल्दी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करें, और जानवर हेल्दी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करें, कैटल्स को प्रोड्यूस करें, सीड अच्छी ग्रो हो, ज़मीन जो है वो अच्छी फसल प्रोड्यूस करे, है ना? सबका कॉमन फैक्टर है फर्टिलिटी, इसलिए फर्टिलिटी को सेक्रेड माना गया। मदर गॉडेस कल्ट भी हमको देखने को मिलता है ना? मेहरगढ़ जैसी जगह पे, मुंडिकाक जैसी जगह पे, रानागुंडई जैसी जगह पे, है ना? हिस्टोरियंस ने कहा कि मदर गॉडेस है, ये रिप्रेजेंट करती है फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, प्रॉस्पेरिटी और चाइल्ड बर्थ। व्हाई ओनली फीमेल? फीमेल को ही क्यों? क्योंकि वुमेन और अर्थ दोनों लाइफ क्रिएट करते हैं। अर्थ क्रॉप्स प्रोड्यूस करती है, वुमेन चाइल्ड प्रोड्यूस करती है, इसलिए सिंबलिक कनेक्शन बनाया गया है ऐसे। कहा गया, हमने माना ऐसा, ठीक है? अर्थ मदर, ठीक है? मदर गॉडेस को अर्थ मदर के फॉर्म में भी इंटरप्रेट किया गया है। ओके, अब इसका मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल व्यू क्या है जो हम बार-बार बोल रहे हैं? क्या हर फीमेल फिगरन जो है वो गॉडेस थी? ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मेबी कोई डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हो, मेबी कोई एंसेस्ट्रल फिगर हो, कोई रिचुअल ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई टॉय हो, शायद ये भी हो सकता है ना? नॉट एवरी ह्यूमन फिगरन नेसेसरीली रिप्रेजेंट अ मदर गॉडेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्प्ड बुल व्हिच इज़ ज़ेबू, ज़ेबू यहाँ पे देखने को मिलता है, हम्प्ड बुल। पॉसिबल मीनिंग एग्रीकल्चर में बुल जो है वो प्लाउइंग वगैरह करता था। एनिमल वेल्थ को दिखाता है, फर्टिलिटी को दिखाता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को दिखाता है ना? ये सब देखने को मिलता है। अब हमारी नॉलेज की लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ अवर नॉलेज? ठीक है? हम क्या नहीं जानते? एग्ज़ैक्ट रिलिजन नहीं जानते, एग्ज़ैक्ट रिचुअल नहीं जानते हम क्रिमेशन कॉमन थी या नहीं ये भी नहीं जानते, है ना? एवरीडे वर्शिप कैसे होती थी, क्या करते थे, हम नहीं जानते। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि एनीवे कोई राइटिंग बुक, इंस्क्रिप्शन ऐसा कुछ है नहीं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले,
ठीक है? ओके, व्हाई डिड ह्यूमन बीइंग टेक द एग्रीकल्चर? हमने क्यों ये शुरू किया? ह्यूमन बीइंग्स लगभग जो है 20 लाख 2 मिलियन साल के आसपास तक हंटर गैदरर्स ही रहे। फिर सडनली फार्मिंग क्यों शुरू कर दी उन्होंने? है ना? डिफरेंट स्कॉलर्स जो हैं उनका डिफरेंट इसमें मानना है। सबसे पहले वी गॉर्डन चाइल्ड को कहते हैं जो कि ऑल्सो नियोलिथिक को नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। इनका जो थियरी है ये कहते हैं कि आइस एज खत्म हो गई और क्लाइमेट ड्राई होने लगा और वाटर जो है वो सिर्फ रिवर्स और ओएसिस के पास में बचा। ऐसा ही कहते हैं, ठीक है? रिवर्स और ओएसिस के पास में बचा। रिजल्ट हुआ कि ह्यूमन एनिमल प्लांट सब एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गए और रिपीटेड जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन बार बार होने लगा, बार बार होने लगा, तो डोमेस्टिकेशन हुई और फिर एग्रीकल्चर डेवलप हुई। ऐसा इन्होंने कहा वी गॉर्डन चाइल्ड ने, ठीक है? ओके, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर क्लाइमेट ही रीजन था तो पहले क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर क्यों नहीं हुई? और कई एग्रीकल्चर रीजन जो है वो डेजर्ट भी नहीं थे, इसलिए ओएसिस थ्योरी मतलब इट्स टू सिंप्लिसिस्टिक टू एक्सप्लेन। फिर ब्रेडवुड्स की हिली फ्रैंक थ्योरी आती है। ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर नेसेसिटी की वजह से नहीं, नॉलेज की वजह से हुआ। पीपल नेचुरली जो है वाइल्ड व्हीट और बार्ले के एरिया में रहते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीड साइकिल, एनिमल बिहेवियर, प्लांट ग्रोथ जो है वो कैसे ग्रेजुअली कैसे होती है और फिर जो फार्मिंग है वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो गई। ऐसा जो है ये हिस्टोरियन बोलते हैं, ठीक है? ऐसा ब्रेडवुड बोलते हैं। आगे हम चलते हैं तो हमको बिनफोर्ड की पॉपुलेशन प्रेशर थ्योरी मिलेगी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि होलोसीन के बिगिनिंग में ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, है ना? कोस्टल पॉपुलेशन इनलैंड जो है माइग्रेट हुई, पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट हुआ तो रिसोर्स कम पड़ने लगे और इसी वजह से जो है एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ठीक है? तो एक ने बता दिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दूसरे ने बताया कि नॉलेज की वजह से हुआ और उससे पहले वाले ने बताया कि इंटरेक्शन बढ़ने लगा एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स और वो इंसान के बीच में, तो डेवलप हुआ। ओके, फिर थियरी 4 इज पॉजिटिव फीडबैक मॉडल। इसका मेन आइडिया क्या है कि एग्रीकल्चर एक सडन इन्वेंशन नहीं था, ग्रेजुअल प्रोसेस थी। एग्जाम्पल, लोग रिपीटेडली सीड्स कलेक्ट करते थे, कुछ सीड्स एक्सीडेंटली गिर जाती थी, नेक्स्ट सीजन में बेटर प्लांट ग्रो होता था। लोग ऑब्जर्व करते थे कि ये क्या हुआ है, कैसे ग्रो हुआ है, एक्सपेरिमेंट करते गए और ग्रेजुअली जो है वो फार्मिंग डेवलप हो गई। ये है अपनी पॉजिटिव फीडबैक मॉडल। फिर आता है नेक्स्ट विच इज़ environmental congeniality. If I don't know if I'm pronouncing it right. Anyway, this theory एग्रीकल्चर क्राइसिस की वजह से नहीं, ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी की वजह से हुई है। होलोसीन जो क्लाइमेट है वो वार्मर, वेटर, स्टेबल हो गया, है ना? तो जो वाइल्ड सीरियल्स हैं उन वाइल्ड सीरियल्स और जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इंक्रीज हुए और ह्यूमंस ने फेवरेबल कंडीशन का एडवांटेज उठा लिया और ऐसे ही करके हमारा जो है एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल व्यू क्या है? आज के आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई भी सिंगल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि एग्रीकल्चर किस तरीके से शुरू हुआ। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट अलग-अलग रीजन में अलग-अलग रीजंस थे, ठीक है? अलग-अलग रीजन में अलग-अलग रीजंस जो थे वो थे एग्रीकल्चर के डेवलप होने के। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्ट कॉज? ये इतना मुश्किल क्यों है एग्जैक्ट कॉज पता लगाना? क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीपल, अगेन वही कि क्या कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास में, है ना? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अलावा क्या है हमारे पास में? हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि हाउ डिड इट स्टार्टेड, क्या जो है एग्जैक्ट रीजन रहे होंगे, ठीक है? वॉज इट अ रेवोल्यूशन? ऑफ कोर्स इट वॉज अ रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमको। एग्रीकल्चर जैसी चीज़ हमको देखने को मिलती है ना? एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, परमानेंट विलेजेस हो रहे हैं यहाँ पे, फूड सरप्लस हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ होने लग गई है ना? तो इट वाज़ अ रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है? ओके, लेकिन क्या-क्या रीज़न है जो हम बता सकते हैं कि रेवोल्यूशन नहीं है? क्या कि चेंजेस बहुत स्लो थे, रेवोल्यूशन में बहुत रैपिड चेंजेस हुए थे, ठीक है? और उसके अलावा क्या बोलते हैं, उसके अलावा बोलते हैं कि बहुत सारे फीचर जो नियोलिथिक के थे वो पहले भी देखने को मिलते हैं, जैसे अर्ली पॉटरी जो है वो चौपानी मांडो में देखने को मिलती है, अर्ली डोमेस्टिकेशन बागोर आदमगढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है? सेमी सेडेंट्री सेटलमेंट्स पहले भी हुआ करते थे। इनिशियल स्प्रेड बहुत लिमिटेड था, कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं, ठीक है? और फेवर में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं अबाउट एक्सपेंशन ऑफ नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया, कि जो नियोलिथिक कल्चर है वो किस तरीके से डेवलप हुआ इंडिया में। ठीक है, तो अब इंडिया की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का नियोलिथिक यूनिफॉर्म नहीं था। क्या मतलब? हर रीजन क्लाइमेट अलग, रेनफॉल अलग, सॉइल अलग, प्लांट अलग, सब कुछ अलग अलग था। नॉर्थ वेस्ट में वीट बार्ले उगाया जाता था, तो साउथ इंडिया में कैटल इकोनॉमी देखने को मिलती थी। नॉर्थ ईस्ट में याम, तारो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता था। इसलिए इंडियन न्योलिथिक जो रेवोल्यूशन है, न्योलिथिक एज है, वो रीजनल है रेदर देन होमोजेनियस। ठीक है, तो रीजनल ट्रेजेक्टरीज यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख चुके हैं, पोल्ट्री, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। आगे हमारे पास में ये कुछ साइट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट है ना, यहाँ अर्लीस्ट फार्मिंग जो है वो डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि फर्टाइल रिवर यहाँ पे हमको देखने को मिलती थी, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल कंडीशन, गुड क्लाइमेट एंड अर्ली डोमेस्टिकेशन यहाँ पे था। मड ब्रिक टाइप का आर्किटेक्चर इधर हुआ करता था और फूड सरप्लस भी काफ़ी है। ठीक है, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर विंध्यन रेंज में अगर हम आएंगे तो कल्चरल कंटिन्यूटी यहाँ का मेजर फीचर है। जो नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैं वो मीजोलिथिक सेटलमेंट्स के ऊपर ही डेवलप हुई, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कंप्लीट सीक्वेंस देख पाते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट साइट्स फिर इसके बाद इसमें जो है वो कोल्डेवा और महागढ़ा देखने को मिलती है। फिर अगर राजस्थान में अगर हम आए हैं, राजस्थान में अगर हम आते हैं तो कई पार्ट जो राजस्थान में है वो नियोलिथिक स्टेज को क्लासिक जो है वहाँ पे नियोलिथिक स्टेज क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होती, क्योंकि अर्लीस्ट जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं वो थोड़ा सा अब हमको डिसबैलेंस सा देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सब जगह सेम पैटर्न फॉलो नहीं करती। ठीक है, द थिंग दैट वाज देयर इन विंध्या रीजन वाज नॉट देयर इन राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, दैट ऑल्सो वी आर डूइंग। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, यस वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में देखेंगे हम, है ना, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है हमको प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलता है, नियर द बोलन पास। यहाँ पे अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट हमको देखने को मिलती है मेहरगढ़ में, अराउंड 7000 BC, ऑल्दो वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर। इसमें जो एक चीज़ है वो ये है आपकी, कि यहाँ पे हमको 3 फ़ेज़ में जो है वो देखने को मिलता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3। फर्स्ट फ़ेज़ जो है वो 7000 से 5500 BC तक था। यहाँ पे एसिरेमिक यानी कि पॉटरी नहीं दिखाई देने को मिलती, और पैस्टोरलिज़्म यानी जानवर चराना वगैरह ये सब देखने को मिलता है। फिर जब हम 5500 ईयर्स से 4800 ईयर्स तक आते हैं तो पॉटरी बिगिन। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखने को मिलता है, क्राफ्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है मेहरगढ़ में। फिर जब 4800 से 3500 हम आते हैं तो एडवांस फार्मिंग, पॉटरी और फिगरेंस ये सब देखने को मिलते हैं, और स्पेशलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है। एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ का वो है डेंटिस्ट्री। ठीक है, अर्ली डेंटिस्ट्री के एविडेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो डाइटरी हैबिट्स है वो ह्यूमन की बदल रही है तो उसके टीथ में भी दिक्कत हो जाती है, तो ह्यूमन टीथ को ना ड्रिल करना, तो इस सब के एविडेंस हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ का इंपॉर्टेंस क्या है? अर्लीस्ट फार्मिंग, अर्लीस्ट पेस्टोरलिज्म, अर्लीस्ट विलेज लाइफ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स प्रीकर्सर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कुछ साइट्स हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमको देखने को मिलती हैं। रानागुंडई, सराय काला, जलीलपुर, रहमान देरी, ये ना पाकिस्तान में है। ठीक है, ओके, ये सब हमको देखने को मिलती है। कश्मीर में हमने बुरज़ाहोम और गुफक्राल देखा। बुरज़ाहोम में हमने देखा कि डॉग के एविडेंसेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पिट ड्वेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, पिट हाउसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, पॉटरी ए सिरेमिक फेज़ और सिरेमिक फेज़ ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। गुफकराल भी हमने देख लिया, ये भी कश्मीर में है। विंध्यन नियोलिथिक साइट, कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये सब भी हमने देख लिया। ठीक है, ओके,
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैंजेटिक वैली में ये चिरांड, सिनवार, पांडुराजर, डिबी, वेस्ट बंगाल में ये सब जो साइट्स हैं हमको देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न इंडिया में बीरभानपुर, कुछाई, गोलबई शासन ये सब देखने को मिलते हैं। और साउथ इंडिया में ये सब साइट्स हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। दीज़ यू हैव टू रिमेंबर एंड सी इन द मैप। ठीक है, ओके। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमको कुछ साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे दार्जिलिंग हडिंग, है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ओके। You can pause the video and you can just take the screenshot of this table. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब व्हाई डिड ये जो सिविलाइजेशन है ये नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले डेवलप क्यों हुई, है ना? क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स देखने को मिलते थे। कॉटन कल्टीवेशन अच्छा होता था। यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ। ये जो कुछ डेवलपमेंट्स थी, दिस क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल बेस फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि सारी फेवरेबल कंडीशन थी, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हमको हरप्पन सिविलाइजेशन डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं। ये प्रीलिम्स में भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, नियोलिथिक का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग दीज आंसर्स, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड या कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या इम्प्रूवमेंट आपको लग रही हो कि दिस वीडियो रिक्वायर्स, तो आप बता सकते हैं। मुझे रिकॉर्ड करते टाइम पता नहीं चलता है, बट इफ़ यू विल टेल मी देन आई विल शॉर्टली ट्राई टू इम्प्रूव। एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू, कीप लर्निंग।